डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वी आवर में यदि मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसका रीज़न केवल ये है कि जब भी मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, जो मल्टीपल चल रहे हैं स्टूडेंट को हेल्प करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे याद आती है अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो डीयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने सेमेस्टर एग्जाम को लेके। मुझे बताया गया है कि 14 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अन्य यूनिवर्सिटीज में भी होंगे, उनका पेपर है कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, CNI, जिसको शॉर्ट में स्टूडेंट कहते हैं। मैंने कोशिश की थी आज से 1-1.5 साल पहले इसके सभी टॉपिक को कवर करने की। कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसमें से आज मैं दूसरी टॉपिक लेकर के आया हूं। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको बधाई, और यदि आप पुनः आ रहे हैं इस चैनल पे और इस सीरीज में, जो CNI की सीरीज है फर्स्ट सेमेस्टर NEP के लिए, BA ऑनर्स पॉल साइंस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी बहुत ज्यादा भूमिका के, क्विकली। एंटी कास्ट मूवमेंट जो कॉलोनियल इंडिया में, हम केवल बात करेंगे 1947 के पहले, खास करके 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो मूवमेंट हुए हैं एंटी कास्ट मतलब कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए जो ये ऑपरेसिव सिस्टम है, जिसमें खास करके किन कौन करेंगे ये, जो कि इसमें दबे कुचले, दलित, मार्जिनलाइज, अति लोअर कास्ट एंड लोअर कास्ट, जो 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 ऑपरेसिव रहे, जो मार्जिनलाइज रहे हैं, कास्ट हायरार्की में जो नीचे रहे, उनके द्वारा होगी, या उनके समर्थन में जो आएंगे उनके द्वारा होगी। उस मूवमेंट पे चलिए एक नजर देखते हैं एग्जामिनेशन पर्पस से। लेट अस बिगिन। इस वीडियो लेक्चर की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की है कि कास्ट सिस्टम पे, वैसे तो ये कहना क्या कि कास्ट सिस्टम क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा इसके फीचर्स, और आप देखेंगे तो आपको फिर एक बार रियलाइज होगा, सब कुछ जानते हुए भी। टू स्ट्रीम्स ऑफ एंटी कास्ट, यहाँ पे ई लगा दीजिए। टू स्ट्रीम्स ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, दो धाराएं बिल्कुल आपको दिखेंगी एंटी कास्ट की, उसको चर्चा करेंगे। और जो उसकी दूसरी धारा है उसको आप एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट कह सकते हैं, दूसरी धारा को, उस दूसरी धारा पे ज्यादा नजर दौड़ाएंगे। और जो प्रोमिनेंट एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट है कॉलोनियल इंडिया में, उस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे। एग्जामिनेशन पर्पस से मैंने नोट जैसा लिख दिया है, तो मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं। एंड फिर उसकी इंपैक्ट एंड लीगेसी भी देखेंगे, उसके थोड़े फीचर्स भी एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स के देखेंगे। जैसा मैं कह रहा था कि कास्ट सिस्टम हम लोग कौन नहीं जानता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं। बचपन से आपको एक कॉन्शियसनेस हुई होगी कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं। ये भी कहा गया होगा कि कास्ट सिस्टम का कोई मायने नहीं है, हम कहीं भी शादी कर सकते हैं, डाइन इंटरडाइन कर सकते हैं, सोशल इंटरकोर्स कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ उठ बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप हमेशा देखते होंगे पॉलिटिक्स से लेकर के सोशल लाइफ में कास्ट कास्ट कास्ट। अभी भी आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि कहीं पे ठाकुर के बस्ती से दलित यदि घोड़ी पे चढ़ा तो गोली चल गई, ये आपने अभी भी सुना होगा। अभी भी आप सुने होंगे कि कास्ट इक्वेशन पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, जाट वर्सेस नॉन जाट, दलित वर्सेस अति दलित, अति पिछड़े वर्सेस पिछड़े, इंटरमीडिएट कास्ट एंड ऑल, मंडल कमीशन, रिजर्वेशन, सभी ये आपके पूरे हम लोग के डिस्कोर्स में भरी हुई रहती है। तो आपको फिर फील होगा कि क्या कास्ट की जो मॉन्स्टर है, क्या हमको चारों तरफ से इनगल्फ की हुई है या और विशाल होते जा रही है। ये एक अलग चर्चा है कि कास्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा होते जा रहा है। शायद दूसरे तरीके से कास्ट एक ऐसा, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि कास्ट एक ऐसा वायरस है जो अपनी रूप बदलते रहता है। अभी जो है वो शादी ब्याह या खाने पीने, रोटी बेटी के संबंध से इसका नाता अब खत्म हो चुका है। अब इसने बहुत विकराल रूप ले लिया है, पॉलिटिकल रूप ले लिया है, और वो तो और खतरनाक हो चुका है। तो चलिए उस कास्ट सिस्टम के थोड़े से जानते हैं फीचर के बारे में। पहली तो, कई लोग कहते हैं, इस पे विवाद हो सकता है कि ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। कई लोग तो इसको वेदा, जो वेद आए हैं उससे भी पहले मानते हैं, कि वेद और जो आर्यन आके रचे हैं उससे पहले का कास्ट सिस्टम है। यदि कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे तो वहां भी कुछ कास्ट टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो कास्ट की एंटीक्विटी बहुत पुरानी, मतलब हजारों साल पुरानी। और यदि इसको कंपेयर करें तो मैंने कई जगह कंपेयर किया, प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसमें जो 3 क्लास दिखते हैं वो भी कास्ट जैसे ही दिखते हैं, प्रोड्यूसर, सोल्जर एंड फिलोसफर किंग। यहाँ पे जो फिलोसफर किंग थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय कंबाइन थे, और जो शूद्रास थे वो बेसिकली, जो वहां पे जो प्रोड्यूसर क्लास थे, ग्रीक में प्लेटो की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे वो जो है दिखते हैं वैश्य और शूद्र।
एक ग्रेडेड हायरार्की है जिसको कि बहुत एक्सप्लेन किया अंबेडकर ने कि ये बड़ा मजेदार है। ऐसे सिंपल हायरार्की नहीं है, ये ग्रेडेड हायरार्की है। ऐसा है, मतलब मान लीजिए यहाँ वैश्य है, वी से मैं कहता हूं, तो ये ना इसमें सारे लोग जो हैं एक हायरार्की पे आ जाते हैं। वैसे तो इंटरनल भी जो है हायरार्की है कि कोई वैश्य बहुत अमीर है, कोई वैश्य जो है वो तो अलग छोड़ दीजिए, मान लीजिए उसको एक माने, लेकिन ये खुद जो है ये नीचे है क्षत्रिया से, मान लीजिए के एस एच कहें क्षत्रिया से, और इससे इसके द्वारा दबाया भी जाता है, एक्सप्लॉइट भी होता है, लेकिन खुद ये शूद्रा से ऊपर है, और शूद्रा जो है वो अनटचेबल से ऊपर माने जाते हैं। तो मतलब इस तरह की जो है ग्रेडेड हायरार्की है, मतलब हर जो कास्ट है वो खुद ऑपरेसर भी है और ऑपरेस्ड भी है, डोमिनेटिंग भी है और डोमिनेटेड भी है, एक्सप्लॉइटर भी है, एक्सप्लॉइटेड भी है, और वो ग्रेडेड है, मतलब उसके ऊपर की हायरार्की उसके नीचे की हायरार्की से वो बंधा हुआ है, और वो सब में जो है एक इक्वल हायरार्की मानी जा सकती है। वैसे तो जैसा मैंने कहा इंट्रा कास्ट हायरार्की भी होती है। एस्क्रिप्टिव सोशल स्टेटस है। एस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बर्थ बेस्ड, मतलब ये एक बार आपने जन्म ले लिया तो आप किसी कास्ट असाइन हो जाता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बड़ी अजीब सी बात है कि आप अपने रिलीजन को चाहे जितनी बार चेंज कर सकते हैं, आप हिंदू से मुसलमान बन सकते हैं, मुसलमान से हिंदू बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, ये अलाउड है एज पर आर्टिकल 25, लेकिन कास्ट आप नहीं बदल सकते अपना। और एक बार यदि आप उस कास्ट में जन्म ले लिए, केवल जन्म लेने से, आपके कर्म से नहीं, तो आपकी सारी सोशल स्टेटस हिरार्की, ये जो ग्रेडेड, सब उससे तय होती है, सोशल स्टेटस उससे तय होने लगती है, चाहे आप कितना भी अमीर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ। इसके अलावा एक की ना ये क्लोज जो है क्लास बनाता है या क्लोज ग्रुप बनाता है, इसको इंडोगेमस कह सकते हैं, आपस में ही मैरिज के लिए क्लोज्ड होता है, आपस में ही शादी करते हैं, खान पीन आपस में करते हैं, अब टूट चुका है, वो पहले होती थी, इसको रोटी बेटी का संबंध बोलते थे, रोटी और बेटी का संबंध। सोशल इंटरकोर्स, आपस में ही उठना बैठना, मोहल्ला, कास्ट पंचायत, मतलब सोशल जो कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम्युनिटी, मतलब आपस में हंसी मजाक और वो सब जो कास्ट के अंदर ही होती थी। डिटर्मिनेंट ऑफ वोकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कास्ट जो है हजारों इसलिए हो गई उपजातियां क्योंकि हर कास्ट एक वोकेशन में बदल गया, एक ट्रेड में बदल गया, एक आप पर्टिकुलर काम करते हैं, कामगार, जैसे नाई की कास्ट हो गई, मोची की कास्ट हो गई, केवट की कास्ट हो गई, जो जो चमड़े का काम कर रहे हैं चमारों की कास्ट हो गई, कोई धोबी की कास्ट हो गई, तेली की कास्ट हो गई। इस टाइप के तमाम जो है कास्ट जो है वो आपके वोकेशन से जुड़ गए, मतलब एक आप समझ लीजिए कि एक एम्प्लॉयमेंट गिल्ड बन गया। अब इसके अलावा कास्ट जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी आपको देता है या छीनता है। यदि आप दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, तो आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आप जमीन के ओनर नहीं हो सकते हैं, आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मतलब आपकी इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट डिसाइड करती है। नोशन ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ है, मतलब क्योंकि आप लोअर कास्ट में इसलिए जन्म लिए हो क्योंकि आपने पुराने जन्म में पाप किया था, सिन किया था, इसलिए आपको एज ए दंड जो है लोअर कास्ट में अनटचेबल्स बनाया गया, और इस जन्म में आप यदि प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी को नहीं फॉलो करोगे तो आदमी भी नहीं बनोगे, और यदि फॉलो करोगे तो हो सकता है हायर कास्ट में जन्म लो। इस टाइप के जो शास्त्रिक जो जो रिलीजियस सैंक्टिटी से पाप और पुण्य बना दिया गया, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी को, कि कौन सा कास्ट प्योर है कौन सा इम्प्योर है, और वो इससे निकलता है कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण निकले हैं, और भुजाओं से जो है क्षत्रिय, और जंघाओं से ब्ला ब्ला, जिसको आप लाई कह सकते हैं, इस टाइप की प्यूरिटी इम्प्यूरिटी का, सुचिता और रिलीजियस सैंक्शन एंड सैंक्टिटी। और इन सब को मत समझिए कि केवल ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट था, इसको जो है रिलीजियस सैंक्टिटी थी, सैंक्शंस था, यदि आप इसको नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको पाप होगा, और धर्म से जो है आप च्युत हो जाओगे, मतलब गिर जाओगे, लाइक दैट। मैंने जो बताया है ये आपको कई जगह ये यूज होगा इस वीडियो के अलावा भी, कि फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। मैंने तो अभी ये भी नहीं बताया कि आपको इन म्यूट हो करके, म्यूटेशन से ये कौन सा विकराल रूप धारण किया, इसका पॉलिटिकल डायमेंशन, उसको छोड़ दीजिए। द रोल ऑफ कॉलोनियल रूल इन अनलीसिंग द एजेंसीज ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट, ये आपको समझने की जरूरत है कि क्यों जो है कॉलोनियल पीरियड में इतने एंटी कास्ट मूवमेंट हुए, उसके पहले क्यों नहीं हुए थे। उसका कारण ये था कि मुगल काल जब तक था तब तक एक पूरी ढकी छुपी हुई एक
आप कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव या कहिए कि इनर क्वाइल किया हुआ हिंदुइज्म था, जो अपने को बचाने की जुगत में था। वहां पे कोई सोशल रिफॉर्म इस सब की बात नहीं थी, समाज काफी डिस्क्रिमिनेटेड खुद ही था, तो वहां पे ये सब नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक लिबरल इगैलिटेरियन और यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन से बंधे हुए एक एलियन रूल आता है, जो कि अपने को सभ्य कहता है, जो कहता है कि हम सबको समानता देंगे, जो एजुकेशन सिस्टम वो लेकर के आए वुड्स डिस्पैच से मैकले का, वो सेकुलर था। वो हिंदू मुस्लिम वुमेन बॉय सबके लिए एक था, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं थी। साइंटिफिक था, रैशनल था, लॉजिकल था, वो कोई डॉगमेटिक नहीं था। तो उससे इतनी अनलीश हुई, लोगों ने जब उस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा तो उनको समझ में आया, जब उन्होंने लिबरलिज्म पढ़ा, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, उसके चॉइस, उसके इक्वल वर्थ को पढ़ा, तो इनको समझ में आया कि ये तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि कोई जो है नीच जाति में है, कोई ऊंची जाति में है, ये तो डॉगमास हैं। ये तो हायर कास्ट ने अपने सुविधा के लिए, अपने डोमिनेट करने के लिए, अपने सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो है इन्होंने गढ़ा है, ये फॉल्स नैरेटिव है। ये सब बातें एजुकेशन के थ्रू और इन डॉक्ट्राइन के थ्रू बताई गई। इम्पोजिशन ऑफ रूल ऑफ लॉ जब आया, उन्होंने कहा कानून सब पे बराबर एक्ट करेगा, कानून की नजर में सभी बराबर होंगे, लॉ को कोडिफाई कर दिया, तो लोगों को हक मिला कि वो अपने हक के लिए कोर्ट में जा सके, और उनको इक्वलिटी का फील हुआ, इक्वलिटी बेस्ड समाज। तो फिर ये कास्ट हायरार्की से लोग क्वेश्चन करने लगे कि हम नीचे क्यों हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जब आई, उसका आप असर समझ सकते हैं। जब पहली बार ट्रेन आई और लोग दूर दूर यात्रा की, आपके बगल में कोई दलित बैठा है, कोई पंडित है, तो क्या आप शुचिता मेंटेन करोगे? आप क्या टच नहीं करोगे? आप भीड़ भड़ाके वाले इलाके, अर्बनाइजेशन में जो है, आप रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो क्या अलग खाना खाओगे? ये सब से जो है सोशल इंटरकोर्स और टच एंड ये सब की जो जो भावना थी, वो सब बहुत डाइल्यूट होने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, फैक्ट्री में गांव से हर कास्ट के लोग जब लेबर में आ रहे हैं, वर्कर में आ रहे हैं, मैनेजर में आ रहे हैं, तो सब वहां पे जो है क्लास सेगमेंटेशन अपने को देखने लगे कि हम वर्कर हैं, हम मैनेजर हैं, हम फैक्ट्री ओनर हैं, ऑल। यहाँ पे वो कास्ट नहीं, एक ही रेस्टोरेंट में बैठ करके एक पंडित मिल का जो ओनर है, हो सकता है वो चमड़े का मिल हो और पंडित वो व्यवसाय कर रहा है, और उसी मिल का मैनेजर एक दलित हो, दोनों मिलकर के साथ जो है रेस्टोरेंट में जो है वो वाइन पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट ने तो इंटरमिंगल किया ही, सबसे ज्यादा हुई है इससे, ट्रेन एंड इससे सब लोग मिल करके सफर करना, टच करना। तो उससे जो है ये बैरियर जो है, रोटी का जो संबंध होता है, डाइन करने का, सोशल इंटरकोर्स, वो खत्म हुई। मैरिज तो खैर बाद में, बहुत बाद में खत्म हुई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रेंचाइज भी ब्रिटिश ने दिया, जब उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 और 91 एंड 1909, इन सब से उन्होंने धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, फ्रेंचाइज देना शुरू किया। आपको वोट का अधिकार है, आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जो है लड़ सकते हो, आप मिनिस्टर बन सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हो, कॉर्पोरेटर बन सकते हो। ये एक नई जो है ताकत थी, और तब लोगों को समझ में आया कि हमारे पास यदि वोट है तो हमारे पास ताकत है, और एक ही वोट होता है सबको। उन्होंने शुरू से एक 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत दिया। फ्रेंचाइज बढ़ती चली गई, और पॉलिटिकल पावर भी उसी अनुसार से जो है कास्ट, लोअर कास्ट को फील होने लगा। उनको ये रियलाइज हुआ कि अरे वाह, हम तो मेजोरिटी में हैं, हमारी संख्या ज्यादा है इन ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, तो यदि एक वोट एक वैल्यू है, तो हम तो मिल करके जो है इन पे भारी पड़ेंगे। तो फिर वो नारा हुआ कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू वोकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, नए 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 वोकेशन आए, क्लर्क के आए, एजुकेटर के आए, ऑफिस में जो लोग एम्प्लॉय होते थे वो सिविल सर्वेंट्स, इवन पॉलिटिकल ऑफिसेज, मुंसिफ, कोर्ट, जजेस, फैक्ट्री में वर्कर्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, बैरिस्टर, और ये नए वोकेशन या जो एम्प्लॉयमेंट, ये किसी भी कास्ट के लिए खुले हुए थे। और इवन आप देखिए, अंबेडकर जी जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, लॉ मिनिस्टर बनते हैं, और ऐसे तमाम लोग जो हैं लोअर कास्ट से, ऑफ कोर्स उनको दिक्कत हुई लेकिन आने लगे, और सोशल मोबिलिटी जो है बढ़ी। हमें ये, मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों कॉलोनियल काल में ही एंटी कास्ट मूवमेंट की जो एजेंसी इतनी अनलीज कैसे होती है, वो एनर्जी कैसे इतना जो है फ्री होता है और एंटी कास्ट मूवमेंट होती है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस।
अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि दो धाराएं आप देख सकते हैं एंटी कास्ट मूवमेंट की। बिल्कुल दो अलग अलग धारा दिखेगी। एक आप समझ सकते हैं आउटसाइडर के द्वारा। आउटसाइडर जब मैं कहता हूं कि खुद वो लोअर कास्ट के नहीं है, दलित नहीं है, वो ब्राह्मण है, अधिकतर ब्राह्मण है, बहुत उच्च कुल के हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं। और एक दूसरी इनसाइडर के द्वारा आपको दिखती है जो खुद दलित है, खुद दबे कुचले कास्ट से आते हैं। अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, ये आते हैं, इस तरह के जितने नाम, सुधरायन, जितने भी और लोग जो आते हैं, श्री नारायण गुरु, ये सब जो आते हैं, ये जो इनसाइडर के द्वारा है। जो फर्स्ट जो मूवमेंट है आउटसाइडर के द्वारा, मतलब कि जो हाई अपर कास्ट हिंदू इंटेलेक्चुअल्स, जो सोशल रिफॉर्मर हैं बहुत अच्छे, ये मूवमेंट जो है वो लिबरल इगैलिटेरियन है। मतलब कि वो लिबरलिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम के उससे गाइडेड है। सबको समानता मिलनी चाहिए, इगैलिटेरियनिज्म इस पर आधारित है। ये कोई रैडिकल नहीं था, ये कोई हिंदुइज्म को एज सच जो है पूरा सुधार दें उस टाइप की नहीं थी। जो हिंदुइज्म का जो ओवरऑल जो बाउंड्री है, पैराडाइम है, उसके अंदर में ही ये एक्ट करते थे। और कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से मतलब नकारते भी नहीं थे, और जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी नहीं नकारते थे, पूरी तरीके से नहीं। उसमें सुधार की बात इनको कहना, इनका मेन कहना था कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो लोअर कास्ट है उनको एजुकेशन का, उनको प्राइड का, उनको एम्पावरमेंट होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के नहीं है कि हिंदुइज्म को ही नकार दो और वेदास की जो सैंक्टिटी है उसको खत्म कर दो, आर्यन जो है इन्वेडर है, इस टाइप की बातें। एंटी ब्राह्मणिकल आप इसको नहीं कह सकते, एंटी कास्ट इगैलिटेरियन। इसमें यदि आप देखेंगे तो मतलब इन्होंने ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को पूरी तरह नकारा नहीं, क्रिटिकल थे ये। इसमें यदि आप देखें तो ब्रह्म समाज आती है राजा राम मोहन रॉय की, केशव चंद्र और तमाम जो है देवेंद्रनाथ टैगोर सब उससे जुड़े हुए थे। बंगाल में प्रार्थना समाज जो है उसी का एक ऑफशूट आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। जो महाराष्ट्र में आता है आत्मा राम पांडुरंग का। रामकृष्ण मिशन उसी सीरीज में आप देख सकते हैं, विवेकानंद जी के द्वारा जो लाया गया। आर्य समाज देख सकते हैं जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा खड़ा किया गया। और गांधी जी की जो अनटचेबिलिटी एबोलिशन मूवमेंट है, लाइक हरिजन सेवक संघ, या इवन सावरकर जी की जो पतित पावन टेम्पल देख सकते हैं अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, सब इसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, बाय आउटसाइडर्स। लेकिन दूसरी जो थी उस पर हमारा फोकस है इस वीडियो में, वो है एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट इनसाइडर्स के द्वारा। ये पाथ ब्रेकिंग सोशल रेडिकल रिफॉर्मर थे दलित एंड लोअर कास्ट से, अधिकतर। केवल पेरियार को छोड़ दे जो कि एक मर्चेंट कम्युनिटी से आते थे, मिडिल क्लास से, ये सब बाकी लोग जो हैं इसमें से इनसाइडर थे। और ये मूवमेंट रेडिकल था। ये केवल एंटी कास्ट मूवमेंट नहीं था, ये एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को बिल्कुल ये नकारते थे। इनफैक्ट इन लोगों ने तो नया मतलब थ्योरी दिया कि आर्यन जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म लेके आए ये आउटसाइडर हैं, और जो प्री आर्यन पीपुल हैं वो इंडिया के कल्चर के असली वाहक हैं। सो ये रेडिकल थे, नॉट ओनली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बट द क्रिटिकल एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। तो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था। इस सीरीज में आप देखेंगे जिस पर हमारी फोकस है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले का है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार का है, पेरियार मतलब ईवी रामास्वामी नायकर, दलित एंड बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट अंबेडकर जी का है, नाम सुद्रा मूवमेंट मटुआ कम्युनिटी बंगाल में। उसके अलावा तमाम आदि मूवमेंट, मतलब आदि मतलब प्री आर्यन पीपल को रियल इंडियन मानने का, आदि आंध्रा मूवमेंट, आदि कर्नाटका मूवमेंट, आदि हिंदू मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश, आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब, आदि द्रविडाज मूवमेंट इन तमिलनाडु। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट SNDP मूवमेंट है, श्री नारायण धर्म परिपालन, जो इजावा कम्युनिटी जो दलित माने जाते थे केरला, वहां पे श्री नारायण गुरु ने किया था। इन सब पे हमारी फोकस रहेगी। एंटी ब्राह्मणिकल बाय द इनसाइडर, द रेडिकल मूवमेंट, जिन्होंने ना केवल कास्ट सिस्टम बल्कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को नकारने की चेष्टा की। यदि हम इसके पूरे देखें की फीचर, हम एंटी ब्राह्मणिकल पे ही फोकस कर रहे हैं, हम ब्रह्म समाज आर्य समाज पे फोकस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। आप भी एग्जाम में एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट पे ही ज्यादा फोकस करें। तो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट के यदि हम की फीचर्स देखें तो पहले तो ये काउंटर हेजोमनी थी। डियर स्टूडेंट, आप आगे जाकर के ग्रामस्ची के हेजोमनी थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैं आप केवल इतना समझिए कि ये जो पूरी जो एक नैरेटिव थी ना, ग्रैंड नैरेटिव, हिंदुइज्म
हिंदुइज्म की, ब्राह्मण्स ने जो स्क्रिप्चर से बनाया था, पौराणिक गाथाओं से बनाई थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने कोई पाप किया तो लोअर कास्ट में बने हो, इस जन्म में आप वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो, सुचिता पालन करो, तो आप जो है अगले जन्म में ऊपर जाओगे, नहीं तो और नीचे चले जाओगे। ये सब जो है पूरे को इन्होंने चैलेंज किया, ब्रह्मा के मुख से निकली है ऑल, ये जो ग्रैंड नैरेटिव है, इसको ये पूरी मूवमेंट ने काउंटर किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब झूठ है, ये सब लाई है, ये पौराणिक जो गाथाएं हैं वो सब पूरे एक तरह का धोखा है, वो पूरा मिथ्या है, वो मिथ है, वो एक फॉल्स स्टोरी है, जो हमें केवल बंधक बनाने के लिए ये ब्राह्मण क्षत्रियों ने ये बनाया है। उन्होंने वेदा के ऑथेंटिसिटी को भी नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि आर्यंस जो थे, जो हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म लेके आए, वो इन्वेडर थे। हम लोग जो यहाँ पहले से रह रहे हैं वो असली हिंदू हैं, और हम लोग हिंदुस्तान के असली कल्चर के वाहक हैं। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर जो है फॉल्स हैं, ये सारी बातें, तो ये काउंटर हेजेमनी थी। इन्होंने अपना खुद का काउंटर नैरेटिव तैयार किया कल्चरल। देन दूसरा जो है क्रिटिकल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म बिल्कुल थे, ये तो बात ही नहीं है। मतलब कि जो इनका कहना था कि जो हिंदुइज्म एक्चुअल वो है जो आदि धर्म है, जो आर्यन के आने के पहले थे। आर्यन जब आए तो उन्होंने केवल अपने को डोमिनेट करने के लिए, और हम इंडियन जो असली इंडियन थे उसको दबाने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, उन्होंने एक जो हिंदुइज्म को परवर्ट किया है, वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है। इसके अलावा सोशल इक्वलिटी इनका प्लान था कि सभी बराबर हैं। ये तो मतलब कि ऑफ कोर्स इगैलिटेरियनिज्म, जो रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बेस्ड समाज जो एक एलियन रूलर लेकर के आते हैं ब्रिटिश, उससे निकली थी, जो उन्होंने एजुकेशन दिया था। तो इनका कहना था कि सब लोग साथ में खा सकते हैं, रोटी बेटी का संबंध हो सकता है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इक्वल सोशल राइट्स हमारे हैं। एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट तो ये लोग पूरी तरीके से थे कि हमें टेम्पल एंट्री मिलनी चाहिए, क्यों कोई अपर कास्ट केवल जा पाएगा किसी भी मंदिर में। इसके अलावा जो है छुआछूत खत्म होनी चाहिए, क्यों कोई अनटचेबल होगा, हमें क्यों वाटर जो है कोई पब्लिक कुएं, पब्लिक तालाब से नहीं लेने दिया जाता दलितों को, तो टैंक से पानी लेने दिया जाए। कोई एजुकेशन में अलग जो है जात पात क्यों होती है, अलग अलग क्यों बिठाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट में जो है जात पात नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑफिसेज में नहीं होनी चाहिए। हम कॉरपोरेटर बने, म्यूनिसिपल काउंसलर बने या मिनिस्टर बने, चाहे कोई भी पब्लिक ऑफिस हो, ब्यूरोक्रेट बने, तो वहां पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके अलावा फाइनली इन्होंने ये कहा कि हमें अपने अंदर में सेल्फ रेस्पेक्ट, प्राइड एंड एम्पावरमेंट लानी होगी, तभी हम जो है अपने को समझ पाएंगे। हम खुद अपने को जब नीचे समझते हैं, यदि हम इसमें बिलीव कर लेंगे कि हमने कोई पाप किया है पूर्व जन्म में, इसलिए हम जो है आज दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, और रियली हमें कोई अधिकार नहीं है, तो कभी हमें अपने अंदर में स्वाभिमान नहीं आएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं आएगा। तो हमें वो पैदा करनी चाहिए। पहले उसको हम झूठ कहें, नकारें, फिर अपने में खुद जो है इतनी ताकत लाएं, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, कि हम जो है काउंटर हेजेमनी कर सकें, लड़ सकें इस फॉल्स नैरेटिव से जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म की है। अब यदि बहुत तेजी से, अब इसके बाद जो है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा और आपको कहूंगा कि आप पढ़िए, क्योंकि मैंने एक तरह से नोट बना दिया है। प्रोमिनेंट एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट यदि कॉलोनियल इंडिया में देखें तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के, जिसके बारे में मैंने नोट बना दिया, पढ़ लीजिएगा। द्रविड़ कजगम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, द्रविड़ा मूवमेंट कह लीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उसका एक पार्ट था, बाई ईवी रामास्वामी नायकर। देन दलित एंड एंटी कास्ट मूवमेंट अंबेडकर जी की, और श्री नारायण धर्म परिपालन एसएनडीपी मूवमेंट श्री नारायण गुरु का केरला में। इसको तो मैंने नोट बना दिया है, इस पर मैंने कुछ खास लिखा नहीं है। आप केवल इतना भी लिख दें, थोड़ा बहुत यदि आप नेट पे भी पढ़ लें, एक पैराग्राफ भी लिख दें कि जितने आदि जो मूवमेंट थे, आदि आंध्रा मूवमेंट तेलुगु रीजन में, आदि हिंदू उत्तर प्रदेश में, आदि धर्म इन पंजाब, आदि द्रविडाज मूवमेंट, आदि कर्नाटका मूवमेंट, ये जितने भी मूवमेंट है, ये सब वो थे, उसी बेसिस पे थे कि आर्यन के आने के पहले जो थे वो असली हिंदू हैं, और वो असली धर्म है इंडिया का, वही असली कल्चरल वाहक हैं इंडिया के। वो मूवमेंट चला, हर प्रदेश में चला, एंटी ब्राह्मणिकल। अब आइए बहुत तेजी से, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कम बोलना चाहूंगा। ज्योतिबा फुले के जो एंटी कास्ट मूवमेंट है महाराष्ट्र में, ये 2 स्लाइड में मैंने दिया है। ये प्रीकर्सर थे, मतलब प्रीकर्सर मतलब कि ये पहले थे जिन्होंने इंस्पायर किया, अंबेडकर से लेके सभी को इन्होंने इंस्पायर किया। ज्योतिबा फुले ऑफ कोर्स ये खुद लोअर कास्ट में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में इनकी काफ़ी प्रभाव था, पुणे में इनका कर्म क्षेत्र था, और ये एंटी ब्राह्मणिकल एंड एंटी कास्ट मूवमेंट के एक तरह से वाहक थे, हरबिंगर थे कह लीजिए।
इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो जैसा मैंने अभी बताया एंटी ब्राह्मणिकल, जो मैंने अभी आपको आई यहाँ लगा दीजिए, एंटी ब्राह्मणिकल पूरा इनका था कि आर्यन इन्वेडर हैं और ये आकर के इन्होंने जो है एक परवर्टेड हिंदुइज्म को हम हमारे एक्सप्लॉइट करने के लिए गढ़ा है, ये सब फॉल्स नैरेटिव है, वेदा की ऑथेंटिसिटी नहीं है, कास्ट सिस्टम जो है वो केवल इसलिए बनाया गया है ऑप्रेस करने के लिए दलित एंड छोटे कास्ट को, उसे हमें उखाड़ फेंकना है, हमें काउंटर हेजोमनी पैदा करनी है, अब हमें खूब एजुकेट होना है, वुमेन को भी और मेन को भी, और हमें इनकी जो फॉल्स नैरेटिव है उसको अपने विद्या से, अपने कर्म से जो है इसको काटना है। ये सारी जो है सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। तो इनका बेसिकली क्या था, जो कि हमें वो सत्य को समझना होगा जो इन्होंने हमसे छिपाया। इन्होंने झूठ बोला है कि हम जो है दलित इसलिए हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में पाप किया। नहीं, हम दलित इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हमें दबाने के लिए, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, सोशली इकोनॉमिकली इन्होंने हमें दलित बना रखा है एक झूठे नैरेटिव से। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज, मतलब कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी, उसमें एजुकेशन के बेसिस पे इस नैरेटिव को काउंटर करने की बात थी। ये जो हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन सत्य शोधक समाज एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था जिसमें कि उतना ही ध्यान एजुकेशन पे था, सेल्फ डेवलपमेंट पे था, इंपावरमेंट पे था। क्यों? और वुमेन के एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन से इनका कहना था कि आप सत्य को खोज पाओगे और इस जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के फॉल्स नैरेटिव को काट पाओगे। तो इसलिए इन्होंने एजुकेशन, वुमेन और लोअर कास्ट पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1848 में फूले और उनकी वाइफ जो सावित्री बाई फूले थी, जो भी बहुत बड़ी एजुकेशनलिस्ट थी, उन्होंने मिल करके जो है पहला औरतों के लिए गर्ल्स स्कूल पुणे में स्टैब्लिश किया। 1873 में उन्होंने जो है दलित के लिए पुणे में स्कूल बनाया, और इन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन जो है दलित और लोअर कास्ट के लिए इन्होंने एडवोकेसी की कि वो रीजन, साइंस और रैशनल थॉट पे बेस होना चाहिए, डॉगमेटिक नहीं, जो कि ब्राह्मणिकल या सांस्कृतिक एजुकेशन था उस समय तक। एंड ही डेफिनेटली चैलेंज कि ब्राह्मणिकल कंट्रोल एजुकेशन पे नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, सबके लिए एजुकेशन जो है मुक्त होना चाहिए, विद्या और सत्य की खोज करने का सबको बराबर हक है। इसके अलावा उनकी जो और कंट्रीब्यूशन अपने बुक के थ्रू थी, 2 बुक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, गुलामगिरी और श्वेत कार्य का अशुद्ध। श्वेत कार्य का अशुद्ध का मतलब ये होता है द फार्मर्स व्हिप कॉर्ड, मतलब कि कैसे जो किसान दलित हैं या लोअर कास्ट हैं, उनको कैसे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं बुक पूरा पढ़ूंगा नहीं। उनका ये कहना था कि इंटरसेक्शनलिटी जो है, मतलब कि कैसे मल्टीपल आइडेंटिटी आपको कितना दबाती कुचलती है। एक यदि लोअर क्लास दलित किसान है तो उसको 3 तरह के मुसीबत है, ट्रिपल वहमी है। पहले तो वो जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है, दलित होने का डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है कि उसको जमीन का हक नहीं है, उस पर उसको पूरा मालिकाना हक नहीं मिलता, उसको खेती करने का, क्या उगाएगा यहां तक जो है वो डिसाइड कोई और करेगा। इसके अलावा उसको झेलना पड़ता है ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, लैंडलॉर्ड जमींदार का जो उससे टैक्स इतना वसूलते हैं, लैंड रेवेन्यू इतना माल गुजारी की बेचारा दम तोड़ देता है। इसके अलावा जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम हो चाहे परमानेंट सेटलमेंट, वो उसकी कमर पूरी तरह से तोड़ देता है, तो ट्रिपल वाहमी झेलता है। तो उसको रेडिकल इन्होंने ये कहा था कि पूरा जो सिस्टम है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो चेंज होना चाहिए। केवल कास्ट सिस्टम ही हमें नहीं मार रहा है किसानों को, इस बुक में वो कहते हैं, बल्कि जमींदारी जो व्यवस्था है और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ब्रिटिश की, वो सब मिलके हमें मार रहा है। गुलामगिरी बुक, जिसको कि स्लेवरी आप कह सकते हैं, वो तो उन्होंने ये कहा कि ये हमें उन्होंने स्लेव बनाया है, हमें गुलाम बनाने के लिए पूरी हिंदुइज्म में रची गई है वेद, गाथा, पौराणिक, और हमें पूरी तरह से इन्होंने अपने सर्वेंट बना के रख दिया है, और केवल इसलिए क्योंकि ये मजे कर सके। मतलब ये जो है हमें दबे कुचले रख करके हमारा जो हक है उसको मार करके ये इंजॉय कर रहे हैं, और हमें जो है वो सताया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है। सोशल, मतलब कि हमें सोशल रूप से हमें अनटचेबल्स कहा जाता है, हमें दूर रखा जाता है, इकोनॉमिक रूप से हमें जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, वोकेशन में कुछ काम जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करने दिया जाता है, और हमें ये फील कराया जाता है कि हम कमतर हैं, कमतर इंसान ही हैं, हम बराबर इंसान ही नहीं हैं। ये बात इन्होंने गुलामगिरी में अपनी जो आइडियोलॉजी थी उनको उन्होंने दिया।
यदि हम पेरियार की बात करें, अगेन अलाउ मी कि मैं ज़्यादा इस पे ना बोलूँ, मैं ज़्यादा अभी भी बोल रहा हूँ, तो ये देखिए इनकी जो जन्म होती है 1879 में, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आगे हैं, मतलब कि इन्होंने भी ज्योतिबा फुले से इंस्पायर हुए होंगे। और ये जो है खुद दलित या बहुत लोअर कास्ट में नहीं थे, ये बलिजा मर्चेंट फैमिली में थे, लेकिन फिर भी आप ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के। इन्होंने हिंदुइज्म को त्याग दिया था बिल्कुल, और एथीस्ट अपने को डिक्लेयर कर दिया था। इनकी जो कोर आइडियोलॉजी थी सोशल जस्टिस थी, एबोलिशन, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, एंटी ब्राह्मणिज्म बिल्कुल था कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है ऑपरेसिव है, एक्सप्लॉयटेटिव है, फॉल्स नैरेटिव है, जस्ट लाइक ज्योतिबा फुले। एंड लोअर कास्ट को डिग्निटी मिलनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, इंपावरमेंट होनी चाहिए, वुमेन और एजुकेशन पे भी इन्होंने बहुत काम किया। इनके जो जो गोल थे, ये पूरा इन्होंने मूवमेंट जो चलाया उसको आप द्रविडन मूवमेंट कह सकते हैं। बाद में उन्होंने डीके की स्थापना भी की, द्रविड़ कज़गम बाद में जो डीएमके बना, डीएमके और एआईएडीएमके जो भी देख रहे हैं वो इन्हीं का बनाया हुआ है। इसके पहले ये जस्टिस पार्टी इन्होंने बनाया था, उससे पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जस्टिस पार्टी बनाया, फिर जस्टिस पार्टी को उन्होंने कन्वर्ट किया द्रविड़ कज़गम में, जो एक पार्टी बनी, और बाद में डीएमके एआईएडीएमके। एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम करना था द्रविडन मूवमेंट का, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना था, ब्राह्मणिकल प्रिविलेज को खत्म करना है, अपना प्रीस्ट हो। इनका कहना था कि इवन जो जो पुजारी हैं वो लोअर कास्ट से क्यों नहीं सकते, दलित क्यों नहीं हो सकते, शादी ब्याह वो क्यों नहीं करा सकते, हमें ये सबको तोड़ना है, जनेऊ तोड़ना है, इनके जो ब्राह्मणिकल मंत्राज हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ऑल एक काउंटर हेजेमनी, वुमेन की अधिकारों की इन्होंने बात की। और इन्होंने अपना जो एंटी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी था उसको साइंटिफिसिज्म, रैशनलिज्म, फेमिनिज्म और लिंग्विस्टिक ओरिजिनल प्राइड से जोड़ के पूरा इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट चलाया। इनके कंट्रीब्यूशन यदि खास देखें तो सबसे बड़ा है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जिसपे आपको खूब लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में। ये 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट फाउंड किया गया था मदुरई, तमिलनाडु में। एम क्या था? सेल्फ रेस्पेक्ट, आप समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर लोअर एंड कास्ट एंड दलित। तो हमको खुद में हमको लाना है कि हम किसी से कमतर नहीं हैं, हम बराबर हैं, इक्वल वर्थ के हैं। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म लाना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, एजुकेशन और लीगल राइट जो है मार्जिनलाइज पीपल को दिलवानी है। इसके अलावा इन्होंने अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अगेंस्ट में पूरा एक मुहिम छेड़ दिया सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के थ्रू। पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस किया, और पब्लिक स्पेस में हमें अंदर जाना है, टेम्पल में, रोड्स पे, तालाब से पानी पीना है, सब वो जो एकदम जिसको आप कह सकते हैं कि जो बैरियर थे, कास्ट बैरियर लोअर कास्ट के लिए, उसको तोड़ने की इन्होंने पूरी मुहिम चलाई। इनकी जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो भी जरूर आपको लिखना चाहिए। वो तो मतलब एक बहुत बड़ी थी ना कि अनटचेबल्स को नहीं जाने दिया जाता था। तो आप देखेंगे अंबेडकर से लेके फूले और सभी इसको उठाते हैं, लेकिन इसको जो पहली बार इस तरीके से जो सबसे बड़े रूप में उठाते हैं वो पेरियार उठाते हैं, जिन्होंने वाइकोम सत्याग्रह किया। उसके बाद ही जो है अंबेडकर जी इसको 1930s में उठाते हैं। तो वाइकोम सत्याग्रह क्या था? ट्रावनकोर जो मद्रास प्रोविंस में आती है अभी, मतलब चेन्नई के आसपास, मतलब तमिलनाडु में आती होगी। ट्रावनकोर एक रियासत थी, वहां पे एक बहुत बड़ा टेम्पल था जिसमें कि अनटचेबल्स को नहीं जाने दिया जाता था। तो वो वाइकम जो टेम्पल थी वहां उन्होंने मूवमेंट किया, सत्याग्रह किया दलित और लोअर कास्ट को, और बाद में उस पर कानून बना और उसमें एंट्री दी गई। ओके, अब यदि हम आए अंबेडकर जी का, तो इस पर तो जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने 3 स्लाइड में कहने की कोशिश की है। अगेन आप इसको नोट की तरह यूज कीजिए, पढ़ लीजिए, एंड अलाउ मी कि मैं बहुत तेजी से तो आगे बढ़ जाऊं। इनका इनका जो जन्म होता है आप देख सकते हैं कि 1891 में होता है, लगभग वो पेरियार के टाइम में, थोड़ा और आगे एमपी मऊ नाम के जगह में होती है। और ये खुद जो है महार, जो कि दलित कास्ट है, उसमें पैदा होते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये एंटी कास्ट क्रूसेड थे। मतलब इनका तो कहना था कि कास्ट से बड़ा कोई डेमन जो है वो है ही नहीं, मतलब कि हर जगह जहां जाओ वहीं पे डेमन जो है आपको कास्ट का दिखेगा। तो ये इनका कहना था कि कास्ट को हमको एनालाइट कर देना है, एनालिसन कर देना है, मतलब कि इसको मिटा देना है। और इसका इनका ये भी मानना था कि कास्ट जो है कोई सोशल केवल स्ट्रक्चर नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसको रिलीजियस सैंक्टिटी है। जो हिंदू शास्त्रा है वहां से ये इसको बल मिलता है, और इसलिए हमें जब तक हिंदू शास्त्रा से इसको डीलिंग नहीं करेंगे तो हमें हिंदू शास्त्रा को ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहीं पे ये एंटी ब्राह्मणिकल भी हो जाता है।
इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ जो इनके मूवमेंट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आप इसको और इंटरनेट से पढ़ भी सकते हैं। पहला जो इन्होंने किया था महद सत्याग्रह कहते हैं, जिसको चौधर टैंक सत्याग्रह कहते हैं। चौधर टैंक जो है वो एक पब्लिक टैंक था, तालाब था, जहाँ से कि अनटचेबल्स को पानी ले जाने की परमिशन नहीं थी। उसको उन्होंने सत्याग्रह किया था कि हम पानी क्यों नहीं ले सकते हैं, यहाँ से दलित क्यों नहीं ले सकते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। उस पर कानून भी बनाए गए। फिर उसके बाद उन्होंने 1927 में जो है पब्लिकली मनु स्मृति को बर्न किया। मनु स्मृति इनके लिए सिंबल था ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का और कास्ट ऑपरेशन का, वर्ण व्यवस्था का, उसको उन्होंने पब्लिकली जलाया। तो इसलिए अभी भी जो है जो अम्बेडकराइट होते हैं वो मनु स्मृति को सिंबल मानते हैं, और मनुवादी उनको कहते हैं जो कि मनुस्मृति के तौर पे हिंदुइज्म को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने किया 1930 में, जिसमें कि टेम्पल एंट्री थी। आप देख सकते हैं कैसे वाइकोम सत्याग्रह से ये जो है प्रभावित होते हैं। दलित की जो अधिकार है टेम्पल में एंट्री करने का, कालाराम टेम्पल नासिक में था, वहां पे घुसने के लिए वो एक सिंबल बन गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट का। इसके अलावा 1927 में ये महद कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे अवेयरनेस पैदा करते हैं सिविल राइट ऑफ दलित्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जो है ये लड़ाई करते हैं, और ये इसके लिए जो है वो इंग्लैंड जाते हैं, 3 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट ले करके रहते हैं। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है, लेकिन चूंकि गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ करते हैं तो ये मान जाते हैं बहुत दुखी मन से पूना पैक्ट करने के लिए, जिसमें कि ये कहा गया कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा दलितों का, लेकिन उनको रिजर्वेशन उनके संख्या के बेसिस पे मिलेगा। ये एक तरह का कंप्रोमाइज था जिसके लिए कभी वो गांधी जी को माफ नहीं कर पाए अंबेडकर जी। इसके अलावा फाइनली आप जो उनके 1956 में नागपुर में जो उन्होंने 5 लाख अपने लोगों के साथ जो 22 प्रण किए थे, वो भी आप लिख सकते हैं। वो भी एक तरह का मूवमेंट था जहां वो अपने समर्थकों के साथ, लाखों समर्थकों के साथ जो है वो अपना लेते हैं बुद्धिज्म को और प्रण लेते हैं, और वो प्रण अधिकतर जो है वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को काटने की बात थी, शैकल्स को। इसके अलावा उनके जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दलित और ऑप्रेस्ड कास्ट के लिए बनाए हैं, वो जरूर आपको लिखना चाहिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मैंने सबका ईयर भी दे दिया है। समता सैनिक दल, समाज समता संघ, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी। आप देख सकते हैं कितना इससे बल मिला होगा, कैसे प्लेटफॉर्म मिले होंगे दलितों को, लोअर कास्ट को। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाया जो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी जैसी हो गई। जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन के थ्रू इन्होंने इतना लिखा। बहिष्कृत भारत, मराठी फोर्टनाइटली थी। मूक नायक इन्होंने लिखा। मूक नायक मतलब जो नहीं बोल पाते हैं, सबअल्टर्न। कैन दे स्पीक मतलब जिनकी आवाज नहीं है, जिनकी आवाज मीन्स कि उनकी कौन सुनता है, किसने पढ़ने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है। ये दलित पिछड़ों के नजरिए से, हम तो केवल हायर कास्ट और राजाओं के नजरिए से इतिहास को पढ़ते हैं, तो ये मूक नायक हो गए। मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था तो उनको आवाज देने के लिए। जनता वीकली मैगजीन थी, समता न्यूज़पेपर था, लाइक दैट। बुक्स एंड क्रिएशन इनके इतनी ज्यादा था, ये जब प्रोलिफिक राइटर थे, उन्होंने इतने पैम्पलेट लिखे, एसेज लिखे, आर्टिकल्स लिखे, बयान दिए और किताबें लिखी। उनकी कुछ किताबें जो कास्ट सिस्टम पे है, कास्ट इन इंडिया शायद 1916 में लिखा था। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट 1936 में इन्होंने लिखा था, पहले एस्से, भाषण और फिर बुक। हु वेयर शुद्राज इन्होंने समझाने की कोशिश की, अनटचेबल्स कौन थे। और सबसे बड़ा यदि इनका कंट्रीब्यूशन मैं यदि कहूं एंटी कास्ट या कास्ट बैरियर को तोड़ने के लिए, तो वो मॉडर्न मनु के रूप में था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये फ्रेमर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, और इन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन जो लिबरल था, समतावादी था, इगैलिटेरियन था। इन्होंने आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को हटाया, सोशल इक्वलिटी लाया, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, 15, और सोशल जस्टिस के तमाम इन्होंने डीपीएसपी में दिए। कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये जीवन पर्यंत जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते रहे, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है वो कन्वेंशनल मोरालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वो हार्म होगा तो पूरे कंट्री का जो पॉलिटी, और पॉलिटी यदि हार्म हुआ तो हमारे पूरे जीवन जो है वो कमतर होगी, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ह्रास होगा तो। फाइनली जो है श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट, जो श्री नारायण गुरु का है, ये खुद जो है इजवा कम्युनिटी में पैदा हुए थे। इजवा कम्युनिटी एक बहुत ही अति पिछड़ी दलित कम्युनिटी है केरला में।
जैसे ये महाराष्ट्र में थी 1856, तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है यदि टाइम में देखें तो ये पहले आते हैं पेरियार से भी और अंबेडकर जी से भी। आइडियोलॉजी इनकी जो थी इक्वलिटी, रैशनलिज्म एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सभी भाई, जो मुस्लिम में भी थी, जो पैगंबर ने कहा था कि सभी जो है हम लोग ब्रदर हैं, हम लोग सब एक ही गॉड के संतान हैं, तो सभी भाई बहन हैं। और रैशनलिज्म मतलब कि इनका ये कहना था कि गॉड अलग अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य एक है तो उसका क्रिएटर एक है, इसलिए। और यदि क्रिएटर एक है, एक गॉड है, तो कास्ट अलग हो ही नहीं सकते, हमको अलग कौन कर सकता है, खून एक है, इसलिए वन कास्ट, वन गॉड, वन कम्युनिटी। इन्होंने ये नारा दिया था, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। मतलब एक हमारा धर्म है, एक हमारी कास्ट है, एक हमारा गॉड है, हम सब जो है भाई बहन है। इक्वालिटी, रैशनलिज्म का नारा इन्होंने दिया। इन्होंने 1903 में जो है एसएनडीपी की स्थापना की। इसका पूरा फुल फॉर्म था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, एसएनडीपी। और एसएनडीपी ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया। इन्होंने इतने स्कूल खोले बच्चियों के लिए, दलितों के उद्धार के लिए काम किए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट देने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने के लिए, उनको टेम्पल एंट्री मिले, पब्लिक टैंक से अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए, तमाम इन्होंने जो है एसएनडीपी के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ। सो आप समझ सकते हैं इस पूरे से कि कितना, मतलब मैंने आपको केवल 4 एग्जाम्पल दिया है, कितनी तरह के एजेंसीज। यदि आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में जो बहुत सारे और मूवमेंट चले, जिसका कि मैंने जिक्र भी थोड़ा सा किया है, मठुआ कम्युनिटी के द्वारा जो हुई है, और जितने आदि धर्म हैं, तो आप सबको मिलाएंगे तो एक बहुत ही ह्यूज एनर्जी अनलीस्ड हुई, एजेंसी अनलीस्ड हुई कॉलोनियल काल में। और क्यों हुई वो भी मैंने आपको बताया। अब चलिए फाइनली देखते हैं इसके इम्पैक्ट इसका क्या रहा। यदि हम देखें कि एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट का इम्पैक्ट एंड लीगेसी बहुत दूर तक रहा, आज भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। यदि आप पॉलिटिकल देखें, वैसे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो साउथ में एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट के चलते ही पूरी पॉलिटिक्स उसी पे बेस्ड है। आज आपको द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है, डीएमके एआईडीएमके जो रूल करती है या उसको, उसके इकोसिस्टम को फिल करती है, वो द्रविडियन मूवमेंट से ही निकला हुआ, एंटी ब्राह्मणिकल से निकला है। और ये हर प्रदेश में जो है फैल गया, कर्नाटका से लेकर के और केरला तक में जो है एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट ने पॉलिटिकल रूप, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया दलित और लोअर कास्ट को, और उनको एक सेल्फ रेस्पेक्ट दिया, उनको रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लिया। और वहां पे उन्होंने रिजर्वेशन भी लिया, और वहां पे उन्होंने ये साबित किया कि यदि लोअर कास्ट अपने को एम्पावर कर लें एजुकेशन के थ्रू, तो फिर वो जो है पॉलिटिकल जो है पावर भी बन सकते हैं, और फिर उनको जो है हर तरह की जो ऑपरेशन से मुक्ति मिल सकती है। सोशल भी जो है इसका इम्पैक्ट रहा। सोशल तो कास्ट की जो है बैरियर को तोड़ने में इन्होंने बहुत हेल्प किया। अब कोई नहीं मानता, मैरिज में बहुत टूट चुका है, डाइनिंग में तो कोई मानता ही नहीं है, सोशल इंटरकोर्स में कोई नहीं मानता, मैरिज में अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन काफी टूटन हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो उसका कास्ट का जो पॉलिटिकल रूप है वो एक अलग है, तो वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें लोअर कास्ट को ज़्यादा फायदा होता है। अभी जो कास्ट सेंसस जिस तरीके से डिस्कोर्स में फिर से आती है, या मनुवादी पॉलिटिक्स वर्सेस एंटी मनुवादी पॉलिटिक्स आती है, दलित पॉलिटिक्स का अलग रूप आता है, बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स की अलग बात आती है, ये सब जो है ये एंटी कास्ट मूवमेंट का ही प्रतिफल है। कल्चरली भी जो है बहुत इससे फर्क पड़ा है। मतलब कि सब अल्टरनिज्म जो है वो उभर करके आई, मतलब हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, मतलब जो नरेट करना जो है वो दलित किसानों के मुंह से जो है लैंड रिफॉर्म के क्या मायने होते हैं, जो ब्रिटिश काल के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उसका क्या मायने होते हैं, इसकी स्टोरीज को अब रिक्रिएट किया जा रहा है, जमींदारों के आतंक को, और ब्रिटिश काल में जो लाइफ थी उनको इनके नजरिए से, दबे कुचले मार्जिनलाइज लोगों के नजरिए से, वो दलित लिटरेचर, लोअर कास्ट लिटरेचर, पोएम, पिक्चर, ये सब जो है अब जो है हमारे कल्चर का एक पार्ट जो है, मेन स्ट्रीम कल्चर का भी एक पार्ट बन रहा है। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि हम सम अप करें तो इम्पोजिशन ऑफ एन एलियन ब्रिटिश रूल जो बाहर से आई, वो एक तरीके से उन्होंने एक ह्यूज अनलीज किया एनर्जी को सोशल रिफॉर्म का, बोथ आउटसाइडर एंड इनसाइडर। तो हम दो जो है इसको हम देख सकते हैं, एक आउटसाइडर के द्वारा थी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे आप कह सकते हैं, जो कि
खुद जो उसके प्रमोटर थे वो अपर कास्ट हिंदू ब्राह्मण और अदर्स थे, पढ़े लिखे, लेकिन इगैलिटेरियन और लिबरल थिंकर थे। और एक उससे भी ज्यादा जो रेडिकल मूवमेंट हुई वो इनसाइडर के द्वारा हुई, जो फूले और पेरियार और श्री नारायण गुरु और इन सब लोगों, अंबेडकर, जो कि इनसाइडर, ऑफ कोर्स, मतलब कि मैं फिर से कहूंगा पेरियार जो है वो खुद दलित नहीं थे, लेकिन उनको भी आप एक तरह से इनसाइडर कर सकते हैं, एथेइस्ट, उन्होंने हिंदुइज्म को त्याग दिया। तो उनके द्वारा जो हुई वो रेडिकल मूवमेंट पे हम लोगों ने इस वीडियो में ज्यादा फोकस किया है। की फीचर्स इस एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट के रहा कि ये इट वाज काउंटर हेजेमनी, क्रिटिकल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सोशल इक्वलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, और सेल्फ रेस्पेक्ट और एम्पावरमेंट दलित एंड पिछड़ों को दिलवाना। एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट का एक लास्टिंग सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट रहा है, जिसकी रिवर्वेशन, जिसकी गूंज अभी भी जो है सुनाई हर दिन पड़ती है। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बहुत तेजी से इस वीडियो को नरेट किया हूं, फिर भी 45 मिनट का वीडियो हो गया है। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और अपने एग्जाम में यूज करेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं गाइड केवल जो है यूपीटी का निकाल पाया हूं, आप बना पाया हूं आपके लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीडियोज मैं अभी दे रहा हूं, या जो इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया जो मैंने जितना दिया है, वो मोर देन एनफ है नोट लिखने के लिए आपके एग्जाम में। तो उसको गाइड की तरह आप यूज कीजिए। उसकी पीडीएफ देखते हैं कैसे आपको दिया जा सकता है अपने वेबसाइट के थ्रू, और आप मुझको इस तरीके से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके बातों का जवाब देने का, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछिए कि 1-2 लाइन में ऑब्जेक्टिवली क्विकली उसका जवाब दिया जा सके, अदरवाइज संभव नहीं होगा। ये सब प्लेटफॉर्म है, आप इसको गौर से देखिए और इसको यूज कीजिए मुझसे संपर्क में आने के लिए। मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव नाइस टाइम, एंजॉय कीजिए। और बहुत जल्द जो है 3 इयर्स पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, इसी पेपर का CNI का लेकर के वीकेंड में आएंगे। तब तक के लिए हैव नाइस टाइम।